अगर उस दिन वो बस पकड़ लेता तो ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। एक मामूली देरी, एक अनजान अस्पताल का दरवाजा और एक ऐसा सच जो बरसों तक कागजों में दबा रहा। ये कहानी हादसे की नहीं, बल्कि उस पल की है जब जिंदगी आपको रोकती है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको कुछ दिखा सके। ये जानने के लिए कि एक सिस्टम की चुप्पी कैसे रिश्तों को बदल देती है, एक अजनबी कैसे अपना बन जाता है और सच सामने आने पर इंसान टूटता है या मजबूत होता है, इस कहानी को अंत तक देखना जरूरी है। क्योंकि आखिरी अध्याय में सिर्फ जवाब नहीं मिलते, वहां आपको अपने ही सवाल दिखाई देंगे। अगर ऐसी कहानियां आपको छूती हैं, जो उम्मीद छोड़ती हैं और सोच बदलती हैं, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने की शुरुआत होता है। सुबह के 8:28 थे। रेलवे कॉलोनी की पतली सी गली रोज की तरह जाग चुकी थी। चाय वाले की केतली से उठती भाप हवा में घुल रही थी। नल के नीचे रखी बाल्टियों की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दूर से आती बस के हॉर्न की आवाज किसी पुराने रूटीन की तरह सुनाई दे रही थी। आनंद ने अपनी घड़ी देखी और तेज कदम बढ़ा दिए। आज वो किसी भी हाल में लेट नहीं हो सकता था। आज उसकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था, एक ऐसी कंपनी में जहां सिलेक्ट हो गया तो शायद वो इस कॉलोनी, इस तंगी और इस इंतजार से हमेशा के लिए बाहर निकल सकता था। बस स्टॉप सिर्फ 200 मीटर दूर था और बस नंबर 27A हर रोज ठीक 8:30 पर आती थी। आनंद दौड़ने ही वाला था कि पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, आनंद। वो रुक गया। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा स्टील का डिब्बा। उसने कहा, नाश्ता ले जा, खाली पेट जाएगा क्या? आनंद ने झुंझलाकर घड़ी देखी, 8:28, फिर 8:29। उसने कहा, माँ बस छूट जाएगी। माँ ने बस इतना कहा, 2 मिनट ही तो लगेंगे। वही 2 शब्द, 2 मिनट। आनंद ने डिब्बा लिया, जूते पहनते पहनते एक और मुंह में डाला और बाहर की ओर भागा। ठीक उसी पल घड़ी में 8:30 हुए। सड़क के मोड़ से बस दिखाई दी, पीली बॉडी, नीली पट्टी और आगे लिखा था 27A। बस। आनंद और तेज दौड़ा, लेकिन तभी सामने वाली दुकान से एक आदमी अचानक बाहर निकला। टक्कर लगी, आनंद का पैर फिसला और डिब्बा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड। बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते बस धूल उड़ाती हुई निकल चुकी थी, बिना रुके। आनंद हांफता हुआ वहीं खड़ा रह गया। घड़ी में 8:31 बज रहे थे। उसने दूर जाती बस को देखा और मन ही मन खुद को, हालात को और उन 2 मिनटों को कोसने लगा। अगली बस सीधे 9 बजे थी और इंटरव्यू 9:30 बजे का, शहर के दूसरे कोने में। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन कैब का किराया उसकी जेब से बाहर था। थका और निराश होकर आनंद बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी नजर बस स्टॉप के दूसरे सिरे पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने काली जैकेट पहन रखी थी और उसके बालों में सफेद धागे जैसा कुछ था, शायद ईयरफोन्स। वो बार बार सड़क की तरफ देख रही थी, जैसे हर गुजरती सेकंड उसके लिए भारी होती जा रही हो। अचानक उसने आनंद की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ से सिटी हॉस्पिटल जाने वाली बस आती है? आनंद ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अभी अभी एक बस निकल गई, अगली 9 बजे। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मोबाइल देखा और बुदबुदाई, 9 बजे, बहुत देर हो जाएगी। आनंद ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर था, सच्चा, कच्चा डर। उसने पूछा, कोई इमरजेंसी है? लड़की एक पल चुप रही, फिर धीमी और टूटी हुई आवाज में बोली, हाँ, और अगर मैं देर हो गई तो शायद किसी की जिंदगी। आनंद कुछ नहीं बोला। उसके दिमाग में इंटरव्यू घूम रहा था, सालों की मेहनत, एक मौका, एक रास्ता, और सामने एक अजनबी थी जिसकी आंखों में किसी और की जिंदगी टिकी हुई थी। घड़ी में 8:32 बज चुके थे। हवा अचानक भारी लगने लगी। आनंद ने घड़ी देखी, फिर लड़की को। उसे नहीं पता था कि अगले 2 मिनटों में लिया गया फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा, और शायद किसी और की भी। 8:32 के बाद का हर सेकंड आनंद को भारी लग रहा था। बस स्टॉप पर खड़े लोग आते जाते रहे, लेकिन उसके लिए दुनिया जैसे सिमट गई थी। एक तरफ उसका इंटरव्यू, दूसरी तरफ उस लड़की की आंखों में जमा डर। उसने फिर घड़ी देखी। अगर वो अगली बस लेता तो भी मुश्किल से समय पर पहुंच पाता। अगर नहीं पहुंचा तो शायद महीनों तक ऐसा मौका फिर न मिले। यही सोचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि हर किसी की मदद करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो कुछ कहे बिना उठने ही वाला था कि लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, प्लीज। वो शब्द नहीं था, एक टूटती हुई उम्मीद थी। आनंद रुका। उसने देखा कि लड़की के हाथ कांप रहे थे, जैसे वो किसी बड़ी खबर को थामे खड़ी हो। उसने धीरे से पूछा, किसके लिए? लड़की ने एक पल आंखें बंद की, फिर धीमी और टूटी हुई आवाज में बोली, मेरे भाई के लिए। एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आधे घंटे में कंसेंट नहीं मिली तो। उसकी आवाज वहीं अटक गई।
आनंद को लगा जैसे किसी ने उसके सीने के भीतर कुछ कस दिया हो। आधा घंटा। उसने दिमाग में जल्दी जल्दी हिसाब लगाया। बस से जाना, ट्रैफिक, फिर हॉस्पिटल, सब जोड़कर भी समय हाथ से फिसलता लग रहा था। ऑटो? आनंद ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। सुबह का समय है, कोई रुक ही नहीं रहा। आनंद ने सड़क की तरफ देखा। एक ऑटो गुजरा, फिर दूसरा, दोनों भरे हुए। उसने जेब टटोली। पैसे उतने नहीं थे कि पूरा रास्ता कैब से तय कर सके। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वो मना कर दे, अपने रास्ते चला जाए और ये सब किसी और पर छोड़ दे। लेकिन फिर उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, वो स्टील का डिब्बा और वो 2 मिनट जिनकी वजह से वो यहाँ खड़ा था। ठीक है, आनंद ने अचानक कहा। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हम पैदल नहीं जा सकते, लेकिन उसने सड़क की तरफ इशारा किया। कोशिश करते हैं। दोनों एक साथ आगे बढ़े। आनंद ने पहली आती बाइक को हाथ दिया। वो नहीं रुकी। दूसरी रुकी, लेकिन किराया सुनकर मना कर गई। तीसरी, एक पुरानी सी बाइक रुकी। आनंद ने जल्दी जल्दी स्थिति समझाई। आदमी ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, बैठो, लेकिन जल्दी। लड़की की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। वे तीनों बाइक पर जैसे तैसे समाये। ट्रैफिक के बीच से बाइक निकलती हुई आगे बढ़ी। आनंद ने पीछे बैठी लड़की को संभलते देखा। हर रेड लाइट पर उसका दिल रुक जाता, हर हरी लाइट पर तेज धड़कने लगता। उसने मोबाइल निकाला और इंटरव्यू वाले नंबर को देखा। कॉल करने का मन हुआ, लेकिन शब्द नहीं मिले। क्या कहता? मैं देर हो रहा हूं, क्योंकि वजह उसे खुद भी अजीब लग रही थी। सिटी हॉस्पिटल की इमारत दूर से दिखी तो लड़की ने आनंद का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाइक रुकी। वे लगभग भागते हुए अंदर घुसे। रिसेप्शन पर लड़की ने नाम बताया, वार्ड पूछा और बिना पीछे देखे दौड़ पड़ी। आनंद कुछ सेकंड खड़ा रहा, फिर उसके पीछे पीछे चला गया। उसने सोचा था कि यहां आकर उसकी भूमिका खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे डॉक्टर को देखा, उसे एहसास हुआ कि कहानी अभी शुरू हुई है। डॉक्टर ने लड़की को देखते ही पूछा, आप ही रिलेटिव हैं? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर ने फाइल आगे बढ़ाई। साइन कीजिए, तुरंत। लड़की के हाथ कांप रहे थे। उसने पेन उठाया, लेकिन नाम लिखने से पहले उसकी नजर आनंद पर पड़ी। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा, फाइल पकड़ी और उसे स्थिर किया। लड़की ने दस्तखत किए। डॉक्टर फाइल लेकर अंदर चला गया। दरवाजा बंद हुआ। बाहर सन्नाटा छा गया। घड़ी में 9:07 बज रहे थे। आनंद ने मोबाइल देखा। इंटरव्यू शुरू हो चुका था। वो जानता था कि अब पहुंचना नामुमकिन है। उसने एक अजीब सी खालीपन के साथ फोन जेब में डाल लिया। तभी लड़की की आवाज आई, बहुत धीमी, लगभग टूटती हुई। थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो। आनंद ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि उसने सही किया या नहीं। उसे बस इतना पता था कि यह फैसला अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और उसी पल ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक नर्स तेज कदमों से बाहर निकली और आनंद की ओर देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप आनंद हैं? उसका दिल एक झटके से रुक गया। नर्स के मुंह से अपना नाम सुनते ही आनंद को लगा जैसे किसी ने अचानक कमरे की हवा खींच ली हो। हाँ, मैं आनंद हूं, उसने थोड़ी हिचक के साथ कहा। लड़की भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, जैसे ये सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए था। नर्स ने आनंद को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर फाइल पलटते हुए बोली, डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं, अभी। आनंद ने एक पल के लिए ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देखा, फिर लड़की को। उसके चेहरे पर सवाल था, डर था और एक अनकहा भरोसा भी। आनंद ने कुछ कहे बिना नर्स के पीछे कदम बढ़ा दिए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की रोशनी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, तेज, सफेद और बेरहम। मशीनों की आवाजें किसी अनजानी भाषा में बातें कर रही थीं। एक सीनियर डॉक्टर आनंद की तरफ मुड़े। आप ही आनंद हैं? उन्होंने दोबारा पूछा। आनंद ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने बिना भूमिका के कहा, पेशेंट का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, फैमिली में कोई मैच नहीं मिला, आपकी फाइल में। वे रुके। आनंद को ध्यान से देखते हुए बोले, आपका ब्लड ग्रुप सेम है। आनंद को समझने में एक सेकंड लगा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उसका भाई नहीं हूं, वो धीमे से बोला। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हमें पता है, लेकिन आप इमरजेंसी डोनर हो सकते हैं। अगर अभी ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ तो सर्जरी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आनंद के कानों में जैसे सीटी बजने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी अजनबी के लिए ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होगा। उसका दिमाग इंटरव्यू, भविष्य और डर के बीच झूल रहा था, लेकिन सामने डॉक्टर की आंखों में सिर्फ समय था, खिसकता हुआ बेरहम समय। मैं सोच सकता हूं? आनंद ने पूछा। डॉक्टर ने घड़ी देखी। आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट। फिर वही शब्द। आनंद बाहर निकला। लड़की दीवार के सहारे बैठी थी, सिर झुका हुआ। उसे देखते ही वो खड़ी हो गई। क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। आनंद ने सच बताया, बिना सजाए, बिना घुमाए। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आप मना कर देंगे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगी, उसने कहा। लेकिन अगर आप। वो आगे नहीं बोल पाई। आनंद ने दीवार की तरफ देखा। सफेद टाइल्स, लाल लाइन और उस पर टंगी घड़ी। 9:12। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन साथ ही कुछ साफ भी हो रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी कभी कभी सवाल नहीं पूछती,
बस सामने खड़ा कर देती है। उसने गहरी सांस ली और डॉक्टर के कमरे की तरफ वापस मुड़ा। मैं तैयार हूं, उसने कहा। तैयारियों में समय जैसे पिघल गया। सुई लगी, मशीनें जुड़ी और आनंद लेटा हुआ छत को घूरता रहा। उसे मां का चेहरा याद आया, वही स्टील का डिब्बा, वही 2 मिनट। अगर वो बस पकड़ लेता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। मशीन की हल्की सी आवाज के साथ उसका खून कहीं और जा रहा था, किसी ऐसे शरीर में जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। काफी देर बाद नर्स ने सुई निकाली। आनंद बैठा, सिर हल्का घूम रहा था। बाहर निकलते ही लड़की उसके सामने थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब डर से ज्यादा उम्मीद थी। डॉक्टर ने कहा सर्जरी शुरू हो गई है, उसने कहा। आनंद ने बस सिर हिलाया। वो बोलने की हालत में नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर वाइब्रेशन हुआ। उसने देखा, इंटरव्यू वाली कंपनी से मिस्ड कॉल। उस पल आनंद को लगा जैसे 2 जिंदगियां एक दूसरे के सामने खड़ी हों, एक जो वो जीने जा रहा था और दूसरी जो शायद उसने अभी अभी छोड़ दी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और वही डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने आनंद की तरफ देखा और कहा, आपसे एक बात और करनी है। आनंद का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि अगला सच उसे राहत देगा या तोड़ देगा। डॉक्टर की आंखों में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो कोई मेडिकल अपडेट नहीं बल्कि कोई राज बताने वाला हो। आनंद कुर्सी पर बैठ गया। उसके सिर में अभी भी हल्का सा चक्कर था, लेकिन वो नजरें हटाए बिना डॉक्टर को देखता रहा। सर्जरी अभी चल रही है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपका मामला यहां खत्म नहीं होता। आनंद ने भौएं चढ़ाई। मतलब? डॉक्टर ने फाइल खोली और एक पन्ना उसकी तरफ घुमाया। आपका ब्लड ग्रुप मैच होना एक बात है, लेकिन जेनेटिक मार्कर्स भी मैच कर रहे हैं। आनंद को शब्द समझ में आ रहे थे, मतलब नहीं। डॉक्टर ने धीरे से कहा, सिंपल भाषा में कहूं तो आप और पेशेंट कंप्लीटली अनरिलेटेड नहीं लगते। आनंद को हंसी आनी चाहिए थी, लेकिन आई नहीं। मैं उसे जानता तक नहीं, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हमें पता है, लेकिन इसी वजह से हम और टेस्ट्स करना चाहते हैं। आनंद का दिल धड़कने लगा। क्यों? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड्स में ऐसा मैच बहुत रेयर होता है। कई बार ये फैमिली सेपरेशन के केसेस में दिखता है। आनंद के दिमाग में जैसे कुछ चमका, फिर बुझ गया। उसने सोचा ये सब कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की आवाज में भरोसा नहीं, तजुर्बा था। आपके पेरेंट्स से कभी अडॉप्शन या किसी मिसिंग चाइल्ड की बात हुई? डॉक्टर ने पूछा। आनंद ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर ने कुछ नोट किया। हम सर्जरी के बाद कंफर्म करेंगे। आनंद बाहर निकला तो लड़की अभी भी वहीं थी। क्या कहा डॉक्टर ने? उसने पूछा। आनंद ने आधा सच बताया। सर्जरी चल रही है। उसने पूरा सच नहीं कहा, शायद इसलिए कि वो खुद भी उसे मानने को तैयार नहीं था। लड़की ने राहत की सांस ली। मेरा नाम रिया है, उसने पहली बार अपना नाम बताया। आनंद ने सिर हिलाया। आनंद। वे दोनों पास पास कुर्सियों पर बैठे रहे। समय धीमा हो गया था। आनंद का फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन उसने देखा तक नहीं। उसका दिमाग एक ही वाक्य में अटका हुआ था, कंप्लीटली अनरिलेटेड नहीं लगते। उसे बचपन की धुंधली सी याद आई जब मोहल्ले की एक औरत ने मजाक में कहा था, ये बच्चा तो कहीं से उठा लाए हो। तब सब हंस दिए थे। आज वो हंसी उसके कानों में चुभ रही थी। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। रिया तुरंत खड़ी हो गई। वो स्टेबल है, डॉक्टर ने कहा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार राहत के। आनंद ने भी गहरी सांस ली, लेकिन डॉक्टर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने आनंद की तरफ मुड़कर कहा, अब हम कंफर्म करना चाहते हैं। अगर आप तैयार हों तो डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। आनंद को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। डीएनए टेस्ट? उसने कभी सोचा नहीं था कि एक छूटी हुई बस उसे यहां तक ले आएगी। उसने रिया की तरफ देखा, वो भी उसे ही देख रही थी, जैसे इस जवाब में उसका भी कोई हिस्सा हो। आनंद ने धीमे से पूछा, अगर मैच हो गया तो? डॉक्टर ने बिना घुमाए कहा, तो बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे और शायद कुछ नई जिंदगियां भी। घड़ी में 11 बज चुके थे। आनंद का इंटरव्यू अब एक दूर की बात लग रहा था, जैसे किसी और जिंदगी का सपना। उसने आंखें बंद की और फिर खोलकर कहा, ठीक है, करिए टेस्ट। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार डर से नहीं, भरोसे से। आनंद नहीं जानता था कि यह भरोसा किस रिश्ते की शुरुआत है, लेकिन इतना तय था, अब वो वापस वही इंसान नहीं रहने वाला था जो सुबह 8:28 पर घर से निकला था। डीएनए टेस्ट के लिए आनंद से कुछ कागजों पर साइन करवाए गए। नर्स ने, जैसे ये एक आम प्रक्रिया हो, उसी सहजता से सुई निकाली और सैंपल ले लिया। लेकिन आनंद के लिए वो सुई सिर्फ खून नहीं, उसकी पूरी पहचान निकाल रही थी। वो कुर्सी पर बैठा रहा, हाथ की मुट्ठी बंद किए, जैसे कुछ फिसलकर बाहर न निकल जाए। रिया पास ही खड़ी थी, बिना कुछ कहे। उनके बीच अब अजीब सी चुप्पी थी, वही चुप्पी जो सवालों से भरी होती है। रिपोर्ट आने में समय लगेगा, डॉक्टर ने कहा, कम से कम 24 घंटे। आनंद ने सिर हिलाया। 24 घंटे? उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी पॉज पर डाल दी हो। बाहर निकलते ही उसने पहली बार मोबाइल ठीक से देखा। इंटरव्यू वाली कंपनी के 3 मिस्ड कॉल्स और एक मैसेज था, वी ट्राइड रीचिंग यू, प्लीज रिवर्ट। आनंद ने स्क्रीन लॉक कर दी।
अभी वो किसी को कुछ समझाने की हालत में नहीं था, खुद को भी नहीं। वे दोनों हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठे। धूप अब तेज हो चुकी थी। रिया ने चुप्पी तोड़ी। आप चाहें तो जा सकते हैं, उसने कहा। अब सर्जरी हो चुकी है। आनंद ने उसकी तरफ देखा। और तुम? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यहीं रहूंगी। आनंद को नहीं पता था कि वो क्यों रुका हुआ है। शायद इसलिए कि अब ये सिर्फ मदद का मामला नहीं रहा था। कहीं ना कहीं वो जवाब चाहता था अपने बारे में। शाम होते होते आनंद ने माँ को कॉल किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि इंटरव्यू छूट गया है और वो देर से आएगा। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। वो आवाज आनंद के सीने में उतर गई। अगर डीएनए रिपोर्ट कुछ और ही कह दे तो? अगर ये सब एक कोइंसिडेंस निकले तो? या अगर सच उससे कहीं बड़ा हो? रात को हॉस्पिटल के गलियारे में लाइटें मध्यम थीं। आनंद कुर्सी पर लेटा सा था, नींद और बेचैनी के बीच। तभी रिया उसके पास आई। मेरे भाई का नाम कबीर है, उसने धीरे से कहा। आनंद ने पहली बार वो नाम सुना। अजीब बात थी। नाम सुनते ही उसे कोई झटका नहीं लगा, बल्कि एक अनजानी अपनापन सी अनुभूति हुई। उसने खुद को झिड़का, तुम ज्यादा सोच रहे हो। सुबह का इंतजार सबसे लंबा होता है। आनंद ने खिड़की से बाहर देखा। वही शहर, वही भागती जिंदगी, लेकिन वो अब उसका हिस्सा नहीं लग रहा था। लगभग दोपहर के समय डॉक्टर का फोन आया। रिपोर्ट आ गई है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। आनंद के हाथ कांप गए। रिया ने उसका चेहरा देखा और बिना पूछे उठ खड़ी हुई। वे डॉक्टर के कमरे में बैठे। फाइल टेबल पर थी, बंद। आनंद को लगा जैसे उस फाइल में सिर्फ रिपोर्ट नहीं, उसकी पूरी कहानी बंद है। डॉक्टर ने फाइल खोली, पन्ने पलटे और फिर सीधे आनंद की तरफ देखा। मैच है, उन्होंने कहा। रिया की सांस अटक गई। आनंद ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने आगे जोड़ा, फुल सिबलिंग मैच। कमरा अचानक बहुत छोटा लगने लगा। रिया ने धीमी आवाज में पूछा, मतलब? डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, मतलब कबीर और आनंद दोनों सगे भाई हैं। आनंद के कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी, सगे भाई। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, उसका घर, उसकी पूरी अब तक की जिंदगी। ये सच उसमें कहीं फिट नहीं हो रहा था। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के भी और उलझन के भी। आनंद खड़ा हो गया। उसे लगा जैसे उसे हवा चाहिए, बहुत सारी हवा। वो बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन डॉक्टर की आवाज ने उसे रोक लिया। एक बात और है, डॉक्टर ने कहा। आनंद मुड़ा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कबीर के जन्म के वक्त एक और बच्चा था। आनंद की धड़कन रुक सी गई। आप? डॉक्टर ने कहा। वही बच्चे हैं। उस पल आनंद को समझ आ गया कि 2 मिनट की देरी ने सिर्फ उसकी दिशा नहीं, उसकी पहचान बदल दी थी। डॉक्टर के आखिरी शब्द आनंद के कानों में अटके रह गए। आप वही बच्चे हैं। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें धीरे धीरे पीछे खिसक रही हों और वो बीच में अकेला खड़ा रह गया हो। उसने कुर्सी का सहारा लिया। दिमाग मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन शरीर पहले ही सच का बोझ महसूस कर चुका था। ये कैसे हो सकता है? आनंद ने कहा। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लगी। डॉक्टर ने फाइल में से एक पुराना सा कागज निकाला। 25 ईयर्स अगो सिटी हॉस्पिटल में ट्विंस का डिलीवरी हुआ था। रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं। एक बच्चा फैमिली के पास गया, दूसरा सिस्टम में कहीं खो गया। रिया रो रही थी, लेकिन चुपचाप, जैसे उसे डर हो कि आवाज निकली तो ये सच टूट जाएगा। मेरे पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं, उसने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। कई बार पेरेंट्स खुद भी नहीं जानते। उस समय मेडिकल नेग्लिजेंस कॉमन थी। आनंद ने आंखें बंद कर ली। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। माँ का कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होना, किसी रिश्तेदार का तंज, और वो अजीब सा एहसास कि वो हमेशा कुछ ढूंढता रहा है, बिना जाने के क्या। आप कबीर से मिल सकते हैं, लेकिन अभी वो आईसीयू में है। आनंद ने सिर हिलाया। मिलने का ख्याल उसे डरावना लगा। क्या वो उस इंसान से मिल सकता था जो उसी की तरह दिखता होगा, जो उसी की जिंदगी का दूसरा हिस्सा था? रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वो तुम्हारा भाई है, उसने पहली बार वो शब्द कहा, भाई। आनंद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो शब्द उसके भीतर कहीं गूंजता रहा। शाम को आनंद घर पहुंचा। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। इतनी देर हो गई, उसने कहा। आनंद ने माँ को देखा। वही चेहरा, वही आंखें जिन पर उसने हमेशा भरोसा किया था। उसके मन में सवाल उफान मार रहे थे, लेकिन वो पूछ न पाया। रात को वो अपने कमरे में लेटा रहा। छत वही थी, पंखा वही आवाज कर रहा था, लेकिन आनंद वही नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी और की लिखी स्क्रिप्ट थी। अगली सुबह आनंद फिर हॉस्पिटल गया। कबीर अभी भी अनकॉन्शियस था। कांच के पार से आनंद ने उसे देखा। वही नाक, वही माथा, अजीब सी समानता। तभी आनंद का फोन आया। आनंद ने कॉल उठाया। बेटा, तू ठीक तो है? माँ ने कहा। आनंद ने गहरी सांस ली। माँ, अगर मैं कहूं कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा मुझसे छुपाया गया है, तो तुम क्या कहोगी? फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा आनंद को जवाब से ज्यादा डरावना लगा। फोन के उस सन्नाटे ने आनंद की सांसें भारी कर दी। दूसरी तरफ उसकी माँ थी, वही माँ जिसकी गोद में उसने चलना सीखा था।
जिसकी आवाज से उसे हमेशा सुकून मिला था। माँ, आनंद ने दोबारा कहा। कुछ सेकंड बाद उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, तू कहाँ है? सवाल साधारण था, लेकिन उसके पीछे छुपा डर आनंद साफ महसूस कर सकता था। हॉस्पिटल में, आनंद ने जवाब दिया, और मुझे सब पता चल गया है। इस बार चुप्पी और गहरी थी। फिर माँ ने कहा, घर आ जा, अभी। आनंद समझ गया कि अब सच टालना मुमकिन नहीं है। वो सीधे घर पहुंचा। माँ ड्राइंग रूम में बैठी थी, हाथ में वही पुरानी साड़ी का पल्लू जिसे वो घबराहट में मरोड़ती रहती थी। आनंद सामने कुर्सी पर बैठ गया। माँ, उसने बिना भूमिका के कहा, क्या मैं तुम्हारा जन्मा हुआ बेटा हूं? माँ की आंखें भर आईं। वो कुछ देर आनंद को देखती रही, जैसे उसके चेहरे में किसी पुराने जख्म को ढूंढ रही हो। फिर उसने कहा, हाँ, पर तू अकेला नहीं था। वो शब्द आनंद के लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। माँ ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। उस दिन उसने कहना शुरू किया, हॉस्पिटल में एक और बच्चा था, तुम दोनों ट्विंस थे। एक बच्चा नहीं रो रहा था, डॉक्टर्स घबरा गए थे। हमें कहा गया एक को बचाना मुश्किल है। आनंद ने बीच में कुछ नहीं कहा। वो जानता था अगर उसने बोला तो टूट जाएगा। तुझे गोद में दिया गया, माँ ने कहा, और दूसरे बच्चे को आईसीयू में ले जाया गया। बाद में कहा गया कि वो नहीं रहा। उसकी आवाज टूट गई। हमने भरोसा कर लिया, सिस्टम पर, रिपोर्ट पर। आनंद का दिल तेज धड़क रहा था। तो कबीर? माँ ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था, कसम से। अगर पता होता। वो रोने लगी। आनंद पहली बार समझ पाया कि सच सिर्फ धोखा नहीं होता, कभी कभी वो हार में लिया गया फैसला भी होता है, सिस्टम से कुछ ना कर पाने का। पापा जानते थे? आनंद ने पूछा। माँ ने सिर झुका लिया। पापा को बताया गया था कि सिर्फ एक बच्चा बचा। आनंद को अपने पिता की खामोशी याद आई। हमेशा कम बोलना, ज्यादा सुनना। शायद वो भी किसी अधूरे सच के साथ जी रहे थे। आनंद उठा। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बस एक थकान थी, जैसे वो पूरी जिंदगी किसी और के बोझ के साथ चलता रहा हो। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन आनंद को लगा जैसे वो पहली बार सब देख रहा हो। उसने रिया को कॉल किया। मैं जानता हूं, उसने बस इतना कहा। दूसरी तरफ रिया ने धीरे से कहा, कबीर होश में आ गया है। आनंद रुक गया। उसके पैरों तले जमीन फिर से खिसक गई। वो तुमसे मिलना चाहता है, रिया ने कहा। आनंद ने फोन बंद किया। उसने आसमान की तरफ देखा। वही आसमान जिसके नीचे दो भाई इतने साल अलग अलग जिंदगियां जीते रहे थे। अब वो पल आ गया था जिससे आनंद सबसे ज्यादा डर रहा था, खुद से मिलने का पल। हॉस्पिटल का गलियारा आनंद को पहले से कहीं ज्यादा लंबा लगा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से मिलने जा रहा हो। आईसीयू के बाहर खड़े होकर उसने कांच के उस दरवाजे को देखा जिसके उस पार कबीर लेटा था। मशीनों की धीमी आवाजें, सफेद रोशनी और उस बिस्तर पर पड़ा एक चेहरा जो अजनबी होते हुए भी अजीब तरह से जाना पहचाना था। आनंद वहीं रुक गया। उसे लगा कि अगर वो एक कदम और बढ़ा तो कुछ ऐसा टूट जाएगा जिसे फिर जोड़ा नहीं जा सकेगा। रिया उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, उसने धीमे से कहा। आनंद ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें कबीर पर टिकी थी। वही नाक, वही भौं की बनावट और माथे पर वही हल्की सी लकीर जो आनंद ने हमेशा आईने में देखी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कबीर की आंखों में अभी थकान थी, दर्द था और शायद सवाल भी। आनंद ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। कबीर ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें फैल गईं। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आनंद ने सोचा था कि कबीर कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, लेकिन कबीर बस उसे देखता रहा। फिर बहुत धीमे से बोला, तो तुम ही हो? आनंद ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। भाई कहना बहुत भारी लग रहा था और अजनबी कहना झूठ। डॉक्टर ने बताया, कबीर ने कहा, और रिया ने भी। उसने हल्की सी मुस्कान की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उसे रोक दिया। अजीब है ना, उसने आगे कहा। मैं पूरी जिंदगी सोचता रहा कि मैं अकेला हूं और अचानक पता चलता है कि कहीं और भी है जो मेरी तरह दिखता है। आनंद कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने भी, उसने कहा, हमेशा महसूस किया कि कुछ अधूरा है, लेकिन कभी समझ नहीं पाया क्या। कुछ देर दोनों चुप रहे। ये चुप्पी भारी नहीं थी, बस अनजान थी। कबीर ने आनंद को ध्यान से देखा, जैसे वो उसकी शक्ल में अपनी जिंदगी के छूटे हुए साल ढूंढ रहा हो। तुम क्या करते हो? कबीर ने पूछा। आनंद को लगभग हंसी आ गई। इतने बड़े सच के बाद इतना छोटा सवाल। इंटरव्यू के लिए जा रहा था, उसने कहा। आज? कबीर ने भौएं उठाई। और यहां कैसे पहुंचे? आनंद ने उसे बस की कहानी सुनाई। 2 मिनट, छूटी हुई बस और एक फैसला। कबीर ने आंखें बंद कर ली। मतलब अगर वो बस, उसने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, आनंद ने कहा, तो शायद हम कभी नहीं मिलते। ये कहकर उसे अजीब सी सिहरन हुई। कबीर ने धीरे से कहा, शायद मिलना ही था। आनंद ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ और देखा, सिर्फ दर्द नहीं बल्कि कृतज्ञता। डॉक्टर ने कहा, कबीर ने कहा, अगर तुम्हारा खून नहीं मिलता
तो वो चुप हो गया। आनंद ने बात पूरी नहीं होने दी। अब तुम ठीक हो, यही काफी है। दरवाजे के पास खड़ी रिया की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक मेडिकल मिराकल नहीं था, ये एक टूटी हुई कहानी का जुड़ना था। कबीर ने आनंद की तरफ हाथ बढ़ाया। आनंद एक पल रुका, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। वो स्पर्श साधारण नहीं था, उसमें सालों की दूरी, अनकहे सवाल और एक नया रिश्ता सब समाये थे। माँ बाप जानते हैं? आनंद ने धीरे से पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। माँ जानती है, पापा को अभी नहीं बताया। आनंद के सीने में एक टीस उठी। उसे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा याद आया। दो परिवार, एक ही सच, और दोनों अपने अपने डर के साथ जी रहे थे। अब क्या? कबीर ने पूछा। सवाल साधारण था, लेकिन उसका वजन बहुत बड़ा था। आनंद ने खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी। वही शहर, वही सड़कें, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक जो वो जी चुका था, और दूसरी जो अचानक सामने आ खड़ी हुई थी। अब आनंद ने कहा, हमें सच के साथ जीना सीखना होगा। कबीर ने हल्के से सिर हिलाया। साथ? उसने पूछा। आनंद ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, साथ। उस पल आनंद को समझ आया कि 2 मिनट की देरी ने उससे एक मौका छीना जरूर था, लेकिन बदले में उसे वो रिश्ता दिया था जिसे वो नाम भी नहीं दे पा रहा था, पर जिसे वो खोना नहीं चाहता था। कबीर के कमरे से बाहर निकलते ही आनंद को लगा जैसे उसके कंधों पर अचानक बहुत सी जिंदगियां आकर बैठ गई हों। आईसीयू के बाहर की बेंच पर रिया बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप जो ठंडा हो चुका था। उसने आनंद की तरफ देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई कि मुलाकात हो चुकी है। वो ठीक रहेगा, उसने कहा, जैसे आनंद को नहीं, खुद को तसल्ली दे रही हो। आनंद ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब चीजें आसान नहीं रहने वाली। अगले दिन कबीर के माता पिता हॉस्पिटल आए। आनंद उन्हें दूर से ही देख रहा था। कबीर की मां की आंखें लाल थीं, शायद रो रो कर। कबीर के पिता चुप थे, बिल्कुल आनंद के पिता की तरह। जैसे ही कबीर की मां की नजर आनंद पर पड़ी, वो ठिठक गई। कुछ पल वो उसे देखती रही, फिर अचानक आगे बढ़कर आनंद के सामने खड़ी हो गई। तो उसके होंठ कांपने लगे। तो बिल्कुल उसी जैसा है। आनंद कुछ नहीं बोला। कबीर ने धीमे से कहा, मां, ये आनंद है। उस औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आनंद के चेहरे को छूना चाहा, फिर हाथ वापस खींच लिया, जैसे वो किसी और की जिम्मेदारी को छूने से डर रही हो। कबीर के पिता ने आनंद की तरफ देखा। हमने कभी सोचा नहीं था, उन्होंने कहा। डॉक्टर्स ने कहा था। आनंद ने सिर हिलाया। मेरी मां को भी। उस एक वाक्य में दोनों परिवारों का दर्द सिमट आया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, न गुस्से का, न माफी का, बस अधूरेपन का। कबीर ने उस सन्नाटे को तोड़ा। अब हम क्या करेंगे? उसने पूछा। सवाल किसी एक से नहीं, सबसे था। आनंद को पहली बार एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ उसकी और कबीर की नहीं है। इसमें 4 माता पिता हैं, जिनकी जिंदगियां एक झूठे सच पर टिकी रहीं। कबीर की मां ने कहा, हमें समय चाहिए। आनंद समझ गया, समय, वही चीज जो हमेशा कम पड़ जाती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस कमरे से बाहर निकल आया। शाम को आनंद अपने घर पहुंचा। उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। आनंद ने सामने बैठकर कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पिता ने चश्मा उतारा। आनंद ने बिना घुमाए कहा, क्या आप जानते थे कि मैं आपका जन्मा हुआ इकलौता बेटा नहीं हूं? पिता का चेहरा पत्थर सा हो गया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, नहीं। फिर उन्होंने जोड़ा, लेकिन कभी कभी लगता था कि भगवान ने हमारे बुरे कर्मों का फल दिया है। आनंद की आंखें भर आईं। यह जवाब न इनकार था न स्वीकार, बस एक सच्चाई। रात को आनंद देर तक जागता रहा। इंटरव्यू, करियर, भविष्य सब पीछे छूट चुका था। अब उसके सामने एक अलग सवाल था, क्या वो कबीर की जिंदगी का हिस्सा बनेगा या अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा? सुबह रिया का मैसेज आया, कबीर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। आनंद ने फोन देखा, फिर खिड़की से बाहर। वही सड़क, वही बस स्टॉप। बसें आ जा रही थीं, लेकिन आनंद जानता था अब वो किसी भी बस में बैठकर पुरानी जिंदगी में नहीं लौट सकता। उसने जवाब लिखा, मैं आ रहा हूं। और उसी पल उसने एक और फैसला ले लिया, जो उसकी जिंदगी को फिर से मोड़ने वाला था। आनंद जब दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह जगह अब उसके लिए सिर्फ इमारत नहीं रही। यहीं उसकी पुरानी जिंदगी की रेखा टूटी थी और यहीं से नई रेखा खींची थी। कबीर अब आईसीयू से बाहर शिफ्ट हो चुका था। कमरे में धूप छनकर आ रही थी, जैसे हालात थोड़े नरम हो गए हों। कबीर खिड़की की तरफ देख रहा था। आनंद को देखते ही उसने हल्की मुस्कान दी। मैं सोच रहा था, कबीर ने कहा, अगर तुम उस दिन बस पकड़ लेते तो मैं शायद। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। आनंद ने कुर्सी खींची और बैठ गया। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन शायद यही होना था। कबीर ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने कहा है कि रिकवरी लंबी होगी। उसने कहा, काम, सब कुछ रुक जाएगा। आनंद ने उसे देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि कबीर सिर्फ उसका भाई नहीं, एक इंसान है, अपने डर, अपने सपनों के साथ। तुम क्या करते हो? आनंद ने पूछा। कबीर ने हल्की हंसी हंसी।
मैकेनिक हूँ, गैराज है छोटा सा। एक्सीडेंट के बाद उसने कंधे उचका दिए। आनंद के भीतर कुछ चुभा। उसने सोचा, वो इंटरव्यू, वो कॉर्पोरेट नौकरी, वो दौड़, और सामने कबीर की जिंदगी जो अचानक थम गई थी। तुम्हें किसी की जरूरत होगी, आनंद ने कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम कह रहे हो कि? आनंद ने उसकी बात पूरी की। हाँ, वो शब्द छोटा था, लेकिन उसके पीछे बड़ा फैसला था। उसी शाम आनंद घर गया। माँ रसोई में थी। आनंद ने कहा, माँ, मैं कुछ समय के लिए काम ढूंढने नहीं जा रहा। माँ चौंकी। क्यों? आनंद ने धीरे से कहा, क्योंकि कबीर को मेरी जरूरत है। माँ कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, भगवान से कहा था, इस बच्चे से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आनंद की आंखें भर आईं। अगले दिन आनंद ने इंटरव्यू वाली कंपनी को मेल लिखा, माफी के साथ, बिना वजह बताए। भेजते वक्त उसका हाथ नहीं कांपा। उसे पहली बार लगा कि वो खुद का फैसला खुद ले रहा है, किसी मजबूरी में नहीं। उसने कबीर के गैराज के बारे में सोचना शुरू किया, कैसे उसे चलाया जा सकता है, कैसे कबीर को वापस खड़ा किया जा सकता है। कुछ दिन बाद कबीर को घर ले जाया गया। आनंद भी वहीं रुका। दोनों भाई पहली बार एक ही छत के नीचे थे। रात को छत पर बैठे आनंद ने कबीर से कहा, पता है, मैंने पूरी जिंदगी सोचा कि मैं कहीं पहुंचना चाहता हूं। कबीर ने पूछा, और अब? आनंद ने आसमान की तरफ देखा। अब लगता है मैं कहीं आ गया हूं। कबीर कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में बोझ नहीं था, बस साझेदारी थी। आनंद को समझ आ गया कि उसका चुनाव शायद आसान नहीं होगा, लेकिन सही होगा, कम से कम उसके लिए। और कहीं दूर बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकी, लेकिन आनंद जानता था, अब उसकी मंजिल किसी बस से तय नहीं होने वाली। कबीर के घर में आनंद की पहली सुबह अजीब सी थी। वो छत वहीं थी, दीवारें वहीं थी, लेकिन हर आवाज नई लग रही थी। सुबह की चाय की खनक, बाहर गली में किसी के स्कूटर की आवाज, और कमरे के कोने में रखी दवाइयों की शीशियों की खामोशी। आनंद उठा तो कबीर अभी सो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की हल्की सी लकीर थी, लेकिन सांसें अब स्थिर थीं। आनंद ने उसे यूं देखा जैसे कोई अपना देखता है, बिना सवाल, बिना तुलना। गराज आनंद की उम्मीद से ज्यादा बिखरा हुआ था। औजार अपनी जगह पर नहीं थे, रजिस्टर पुराने थे, और ग्राहकों की लिस्ट अधूरी। आनंद ने दरवाजा खोला तो दो लोग खड़े थे। कबीर है? उनमें से एक ने पूछा। आनंद ने कहा, अभी ठीक नहीं है, मैं हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, भरोसे और शक के बीच। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि खून का रिश्ता होना काफी नहीं होता, जिम्मेदारी निभानी भी पड़ती है। दिन भर आनंद ने सीखा, गाड़ियों की आवाजों से दिक्कत पहचानना, ग्राहकों से बात करना, और पैसे का हिसाब रखना। शाम तक उसके हाथ तेल से भरे थे और दिमाग थका हुआ। कबीर व्हील चेयर पर बाहर आया। ज्यादा भारी मत उठाना, उसने कहा। आनंद मुस्कुरा दिया। अब तुम बॉस हो? कबीर ने भी हल्की हंसी हंसी, लेकिन आंखों में राहत थी। कुछ दिनों में आनंद को समझ आने लगा कि ये काम सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य मांगता है। कुछ ग्राहक पैसे देने में देर करते, कुछ शिकायत करते। आनंद के भीतर का पढ़ा लिखा, इंटरव्यू देने वाला आदमी कई बार चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो रुक जाता। हर शाम वो कबीर के पास बैठकर दिन का हिसाब बताता। कबीर सुनता, सुधार करता, और कभी कभी बस कहता, ठीक है। एक रात रिया आई। उसने आनंद को छत पर बैठे देखा। थक गए हो? उसने पूछा। आनंद ने कहा, हाँ, लेकिन अजीब सी तसल्ली भी है। रिया ने हल्की स्माइल दी और कहने शुरू किया, जैसे वो पहली बार अपने ही डर को शब्द दे रही हो। उसने आनंद की तरफ देखते हुए कहा कि कबीर मेरा छोटा भाई है, लेकिन कबीर कभी सच में किसी पर टिक कर जी नहीं पाया। बचपन से ही उसने अपने लिए ये तय कर लिया था कि उसे किसी पर बोझ नहीं बनना है। इसलिए उसने बहुत जल्दी काम करना शुरू किया, मैकेनिक बना, और हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, बिना ये बताए कि वो थक भी जाता है। रिया ने कहा कि कबीर बाहर से जितना सख्त और बेपरवाह दिखता है, अंदर से उतना ही डरता है। उसे दर्द से नहीं, इस बात से डर लगता है कि कहीं वो किसी के लिए परेशानी न बन जाए। इसलिए वो हर तकलीफ को मजाक, गुस्से या खामोशी में छुपा लेता है। एक्सीडेंट के बाद भी कबीर बार बार यही कहता रहा कि मैं ठीक हूं, जबकि असल में वो अंदर से टूट चुका था। और आईसीयू में पहली बार जब उसे लगा कि शायद वो सच में हार सकता है, तो उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बहुत धीमे से कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। उस पल उसकी सारी मजबूती टूट गई थी। उसी पल उसे समझ आया कि कबीर पूरी जिंदगी मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, जबकि वो बस ये चाहता था कि कोई उससे कह दे कि उसे हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। फिर उसने आनंद की ओर देखते हुए कहा कि आनंद के आने के बाद कबीर में कुछ बदल गया। पहली बार उसने किसी पर बिना डर भरोसा किया। पहली बार उसे लगा कि मदद लेना बोझ नहीं होता। और इसी वजह से आनंद उसके लिए सिर्फ वो इंसान नहीं है जिसने उसकी जान बचाई है या उसका जिससे खून का रिश्ता है, बल्कि वो इंसान है जिसने कबीर को ये यकीन दिलाया कि अब वो अकेला नहीं है। फिर थोड़ी देर के मौन के बाद रिया ने कहा, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। आनंद ने उसकी तरफ देखा। और कबीर? रिया ने कुछ नहीं कहा। उसी चुप्पी में आनंद को अपना जवाब मिल गया।
आनंद को समझ आ गया कि नई शुरुआत सिर्फ हिम्मत नहीं, कुर्बानी मांगती है, और ये कुर्बानी रोज देनी पड़ती है, चुपचाप, बिना तालियों के। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन इतना तय था, वो अब पीछे मुड़कर बस की तरफ नहीं देखेगा। समय के साथ आनंद की थकान आदत बनती जा रही थी। सुबह गराज, दोपहर दवाइयां, शाम हिसाब किताब और रात को कबीर की बेचैनी। जिंदगी किसी तय शेड्यूल में नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से चल रही थी। एक दिन कबीर ने अचानक कहा, आज गराज मत जाना। आनंद चौंका। क्यों? कबीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि आज मेरी फिजियोथेरेपी है और मुझे डर लग रहा है। आनंद ने बिना कुछ पूछे चाबी टांग दी। वो कबीर के साथ गया, जैसे कोई भाई जाता है, बिना एहसान जताए। उस छोटे से कमरे में कबीर ने जब पहला कदम रखने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। आनंद ने उसका हाथ थाम लिया। कबीर ने दांत भींचे, फिर अचानक गुस्से में कहा, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो? आनंद ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, तो भी हम रास्ता निकालेंगे। उस हम में कोई शर्त नहीं थी। उसी दिन गराज पर एक पुराना ग्राहक आया और बिना आनंद से मिले लौट गया। अगले दिन दूसरा भी। आनंद को समझ आ गया कि उसकी गैर मौजूदगी का असर पड़ रहा है। रात को वो देर तक जागता रहा। क्या वो कबीर के लिए अपनी नई शुरुआत खो देगा, या क्या ये शुरुआत ही उसकी परीक्षा थी? अगली सुबह आनंद अकेला गराज गया। उसने बोर्ड साफ किया, औजार जमाए और ग्राहकों से सीधे बात की। उसने महसूस किया कि भरोसा धीरे बनता है, लेकिन टूटने में देर नहीं लगती। उसी दिन शाम को एक आदमी आया, साफ कपड़े, कॉर्पोरेट बैग। उसने आनंद से कहा, आप आनंद हैं? आपकी इंटरव्यू वाली कंपनी से हूं। आनंद का दिल एक पल को रुक गया। आदमी ने बताया कि आनंद का इंटरव्यू प्रोसेस पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। हमने बैकग्राउंड चेक किया और आपके बारे में जो सुना वो अनयूजुअल है। आनंद समझ गया, किसी ने कहानी बता दी थी। हम आपको एक और मौका देना चाहते हैं, उसने कहा, लेकिन शर्त है, आपको अगले हफ्ते ज्वाइन करना होगा। घर लौटते वक्त आनंद के कदम भारी थे। एक तरफ वही सपना, साफ रास्ता, तय भविष्य। दूसरी तरफ कबीर, अधूरी रिकवरी और वो जिम्मेदारी जिसे उसने खुद चुना था। कबीर ने उसके चेहरे से सब समझ लिया। तुम जा सकते हो, उसने कहा, मैं मैनेज कर लूंगा। आनंद ने उसकी तरफ देखा। ये वही वाक्य था जो अक्सर लोग बोलते हैं पर चाहते नहीं। आनंद ने उस रात किसी से बात नहीं की, बस छत पर बैठा रहा। उसे माँ का वाक्य याद आया, भगवान ने उधार दिया है। शायद उधार का मतलब हमेशा लौटाना नहीं होता, कभी कभी संभाल कर रखना भी होता है। सुबह आनंद ने निर्णय लिया। उसने कंपनी को मेल लिखा, इस बार बिना माफी के, सिर्फ सच। उसने लिखा कि वो अभी नहीं आ सकता। मेल भेजते ही उसे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसने कुछ खोया नहीं बल्कि चुना हो। कबीर ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आईं। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था, उसने कहा। आनंद ने जवाब दिया, और मैं भागना नहीं चाहता था। आनंद को अब समझ आ गया था, ये उसकी परीक्षा थी और वो पास नहीं होना चाहता था, वो सही होना चाहता था। आनंद ने सोचा था कि उसका फैसला बस उसकी और कबीर की जिंदगी तक सीमित रहेगा, लेकिन असर हमेशा बाहर तक जाता है। गैरेज में धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि कबीर का भाई काम संभाल रहा है, वही भाई जिसने एक्सीडेंट के समय खून दिया था। कुछ लोग सहानुभूति से आए, कुछ जिज्ञासा से, और कुछ सिर्फ ये देखने कि ये सब कितने दिन चलेगा। आनंद हर किसी से एक सा व्यवहार करता रहा, ना कहानी सुनाई, ना सफाई दी। उसने सीख लिया था कि रोज की मेहनत ही सबसे पुख्ता जवाब होती है। कबीर की रिकवरी में उतार चढ़ाव आते रहे। कभी वो बिना सहारे 2 कदम चल लेता तो कभी दर्द से चुप हो जाता। आनंद हर बार उसके साथ रहा, कभी मजाक बनकर, कभी सख्त आवाज बनकर। रिया अक्सर शाम को आती। वो आनंद को देखती और समझ जाती कि ये आदमी अब किसी और दौड़ में नहीं है। तुम बदल गए हो, उसने एक दिन कहा। आनंद ने जवाब दिया, शायद मैं वही बन गया हूं जो होना चाहिए था। एक दोपहर गैरेज पर आनंद के पिता आए। आनंद उन्हें देखकर चौंका। पिता ने चारों तरफ देखा, तेल से सने हाथ, बिखरे औजार और आनंद का थका हुआ चेहरा। खुश है? उन्होंने सीधे पूछा। आनंद ने बिना सोचे कहा, हाँ। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो सही जगह हो। वो वाक्य आनंद के भीतर कहीं बैठ गया। पहली बार उसे लगा कि उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, बस समझ की। उसी हफ्ते कबीर के माता पिता भी आए। शुरुआत में बातचीत औपचारिक थी, लेकिन धीरे धीरे शब्द नर्म हुए। कबीर की मां ने आनंद की तरफ देखकर कहा, अगर हम जानते। आनंद ने बात काट दी, अब जो है वही सच है। उस पल आनंद को एहसास हुआ कि माफी कभी कभी शब्दों से नहीं, स्वीकार से मिलती है। एक शाम गैरेज बंद करते हुए आनंद ने देखा कि सामने बस स्टॉप पर भीड़ लगी है। वही 27 से आकर रुकी। कुछ लोग दौड़े, कुछ चढ़े, कुछ छूट गए। आनंद बस देखता रहा। उसे अब उस बस से कोई शिकायत नहीं थी। अगर वो छूटती नहीं तो ये सब कभी नहीं होता। उसने पहली बार उस देरी के लिए शुक्रिया महसूस किया। कबीर ने पीछे से आवाज दी, कल से मैं आधा दिन गैरेज जाऊंगा। आनंद ने उसकी तरफ देखा। डर भी था, हिम्मत भी। धीरे, आनंद ने कहा। कबीर मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान आनंद के लिए किसी प्रमोशन से कम नहीं थी।
आनंद समझ गया था कि जिंदगी कभी कभी हमें वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, बल्कि वो दे देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। और जब वो असर दिखाने लगती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन आनंद नहीं जानता था कि ये शांति स्थायी नहीं है। कुछ फैसले देर से असर दिखाते हैं और कुछ लोग उसे अभी भी ढूंढ रहे थे। जिस दिन आनंद को लगा कि जिंदगी थोड़ी स्थिर हो रही है, उसी दिन गैरेज पर एक अजनबी आकर रुका। वो आदमी साधारण नहीं दिखता था। कपड़े साफ, जूते चमकदार और आंखों में वो बेचैनी जो सवाल पूछने से पहले आती है। उसने आनंद से नाम पूछा और बिना भूमिका के कहा, मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से हूं। आनंद के भीतर कुछ कस गया। उसे समझ नहीं आया कि अब कौन सी परत खुलने वाली है। आदमी ने बताया कि पुराने रिकॉर्ड्स की ऑडिट चल रही है, वही रिकॉर्ड्स जिनमें आनंद और कबीर की कहानी दबी हुई थी। कुछ फाइल्स मिसिंग है और कुछ सिग्नेचर्स मैच नहीं करते। आनंद चुप रहा। वो जानता था कि सच जितना देर से बाहर आता है उतना ही भारी पड़ता है। आदमी ने आगे कहा, हमें आपसे और आपके पेरेंट्स से कुछ सवाल पूछने होंगे। ये कहते हुए उसने एक कार्ड आनंद के हाथ में थमा दिया। शाम को आनंद ने ये बात कबीर को बताई। कबीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मतलब कोई गलती? आनंद ने सिर हिलाया। शायद नेग्लिजेंस, शायद कुछ और। कबीर की आंखों में फिर वही डर लौटा, इस बार शारीरिक नहीं, पहचान का। अगर किसी ने जानबूझकर। उसने बात अधूरी छोड़ दी। आनंद ने उसे रोकते हुए कहा, अभी हम अंदाजा नहीं लगाएंगे। घर लौटते समय आनंद को मां का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। हॉस्पिटल से कोई आया था? आनंद ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने क्या पूछा? मां ने कहा, वही पुराने सवाल। मैंने वही बताया जो जानती थी। आनंद ने मां को पहली बार इतना असहाय महसूस किया। वो समझ गया कि ये जांच सिर्फ कागजों की नहीं, रिश्तों की भी होगी। अगले कुछ दिनों में आनंद के भीतर एक अजीब बेचैनी रहने लगी। गैरेज में काम चलता रहा। कबीर की हालत बेहतर होती गई, लेकिन हर फोन कॉल उसे चौंका देता। उसे लगा जैसे अतीत जिसे उसने स्वीकार कर लिया था अब जवाब मांग रहा है। रिया ने एक शाम कहा, सच डराता है, लेकिन छुपा सच ज्यादा। आनंद ने सिर हिलाया। उसे पता था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। एक रात आनंद ने अपने पिता से लंबी बात की। पिता ने कहा, अगर किसी ने गलती की है तो सच सामने आना चाहिए। आनंद ने पूछा, और अगर उस सच से सब टूट जाए? पिता ने धीमे से कहा, तो शायद वो पहले से ही अधूरा था। ये जवाब आनंद के भीतर कहीं ठहर गया। पहली बार उसे लगा कि उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, बस समझ की। उसी हफ्ते कबीर के माता पिता भी आए। शुरुआत में बातचीत औपचारिक थी, लेकिन धीरे धीरे शब्द नर्म हुए। कबीर की मां ने आनंद की तरफ देखकर कहा, अगर हम जानते। आनंद ने बात काट दी। अब जो है वही सच है। उस पल आनंद को एहसास हुआ कि माफी कभी कभी शब्दों से नहीं, स्वीकार से मिलती है। हफ्ते के अंत में हॉस्पिटल से ऑफिशियल नोटिस आया। सभी इन्वॉल्व्ड लोगों को बुलाया गया था। तारीख लिखी थी सोमवार। आनंद ने वो कागज कबीर को दिया। कबीर ने पढ़कर सिर झुका लिया। मैं डर रहा हूं, उसने कहा। आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं भी, उसने सच कहा, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं हैं। आनंद को समझ आ गया था कि ये लड़ाई किसी नौकरी या पहचान की नहीं है। ये उस सच की है जो इतने सालों से इंतजार कर रहा था, पूरी तरह सामने आने का। सोमवार की सुबह आनंद के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी। हॉस्पिटल की वही इमारत जो कभी उसे जवाबों के करीब लाई थी, आज सवालों से भरी खड़ी थी। कॉरिडोर में बैठे लोग अलग अलग चेहरों के साथ एक ही डर साझा कर रहे थे। कोई नर्स, कोई पुराने रिकॉर्ड संभालने वाला क्लर्क और दोनों परिवार। कबीर व्हीलचेयर पर था, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। आनंद उसके बगल में खड़ा था, जैसे अब ये उसकी स्वाभाविक जगह हो। कमरे के अंदर एक लंबी टेबल थी, फाइलों का ढेर, रिकॉर्ड्स और कुछ ऐसे चेहरे जिनके लिए ये सब सिर्फ एक केस था। जांच अधिकारी ने बात शुरू की। 25 साल पहले मैटरनिटी वार्ड में डिलीवरी के दौरान गंभीर लापरवाही हुई थी, उसने कहा। एक बच्चा गलत तरीके से डिक्लेयर किया गया। आनंद ने महसूस किया कि कबीर का हाथ उसकी उंगलियों में कस गया है। माँ बाप से सवाल हुए। आनंद की माँ ने वही कहा जो वो जानती थी। डॉक्टरों ने भरोसा दिलाया था। कबीर की माँ ने रोते हुए बताया कि कैसे उन्होंने सालों तक उस अधूरेपन को महसूस किया। आनंद के पिता ने बस इतना कहा, हमने सिस्टम पर भरोसा किया, शायद ज्यादा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा दबाव से भरा था। फिर आनंद से पूछा गया, आपको कब पता चला? आनंद ने बिना घुमाए जवाब दिया, उस दिन जब मेरी बस 2 मिनट लेट हो गई। कुछ लोग चौंके, कुछ ने नोट किया। आनंद ने पूरी कहानी सुनाई। छूटी हुई बस, हॉस्पिटल, खून और डीएनए रिपोर्ट। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस सच रखा। अगर मैं उस दिन नहीं रुकता, आनंद ने कहा, तो शायद ये सच फिर दबा रह जाता। जांच अधिकारी ने फाइल बंद की। ये मामला सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस का नहीं है, उनने कहा, ये अकाउंटेबिलिटी का है। और पूरी जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आई कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। उस दिन आनंद और कबीर का जन्म एक ही सरकारी सिटी हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों के रूप में हुआ था, लेकिन डिलीवरी बहुत ज्यादा जटिल थी। मां को अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही थी, वार्ड भरा हुआ था और स्टाफ कम था। जन्म के तुरंत बाद आनंद रो पड़ा और उसकी सांसें स्थिर थीं, इसलिए उसे मां के पास रख दिया गया। जबकि कबीर नहीं रोया, उसकी सांसें कमजोर थीं और उसे तुरंत आईसीयू या एनआईसीयू में ले जाया गया।
और यहीं से वो गलती शुरू हुई जिसने दोनों की जिंदगियां अलग कर दी, क्योंकि उस अफरा तफरी में कबीर पर प्रॉपर पहचान पट्टी, ट्विन आईडी, नेम बैंड नहीं लग पाई। फाइलें जल्दी जल्दी बनाई गईं और कुछ घंटों बाद स्टाफ शिफ्ट चेंज हुई और उस दौरान एक जूनियर स्टाफ ने गलती से केस शीट में लिख दिया कि एक जुड़वा बच्चे की सांस की दिक्कत से मृत्यु हो गई, जबकि सच्चाई ये थी कि कबीर जिंदा था और आईसीयू में इलाज चल रहा था। लेकिन उसकी फाइल आनंद की फाइल से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। आनंद के माता पिता को भरोसे के साथ बताया गया कि एक बच्चा सुरक्षित है और दूसरा नहीं बच पाया। वहीं कबीर के माता पिता को यह कहा गया कि उनका बच्चा क्रिटिकल था पर अब स्टेबल है और ऐसे कबीर उनके पास आ गया। बट एक्चुअली में उनका बच्चा क्रिटिकल था और फिर उस बच्चे की मौत हो गई थी। क्योंकि उस समय ना तो डीएनए टेस्ट आम थे, ना डिजिटल रिकॉर्ड, ना ही गरीब मध्यम वर्गीय परिवार डॉक्टरों से सवाल पूछने की स्थिति में होते थे। इसलिए दोनों परिवारों ने सिस्टम पर भरोसा कर लिया। कबीर कई हफ्तों तक आईसीयू में रहा और बाद में अलग वार्ड रिकॉर्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी मां उसे देखने आती रही। जबकि आनंद की मां ने कभी झूठ नहीं बोला। उसे सच में यही बताया गया था कि दूसरा बच्चा नहीं बचा, और ट्रॉमा, कमजोरी और डॉक्टरों की अथॉरिटी के कारण उसने भी सवाल नहीं किए। इस तरह एक ही दिन, एक ही अस्पताल और एक ही जम से शुरू हुई दो जिंदगियां कागजों में अलग हो गईं, और ये सच दशकों तक दबा रहा। अगर आनंद उस दिन बस न पकड़ने के कारण हॉस्पिटल नहीं पहुंचा होता, उसका खून कबीर से मैच नहीं हुआ होता, और फिर डीएनए टेस्ट व पुराने रिकॉर्ड की जांच से ये सामने नहीं आया होता कि दोनों सगे भाई हैं, तो ये कड़वा सच कभी सामने नहीं आ पाता कि आनंद और कबीर को किसी इंसान की बुराई ने नहीं, बल्कि लापरवाही, थके हुए सिस्टम और बिना सवाल किए भरोसा करने की मजबूरी ने अलग किया। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि सिस्टम भी कभी कभी सुनता है, अगर सच मजबूती से रखा जाए। कबीर की आंखों में हल्की राहत थी, लेकिन डर अभी भी बाकी था। अब क्या होगा, उसने बाहर निकलते हुए पूछा। अब सच लिखा जाएगा, आनंद ने कहा, देर से लेकिन पूरा। बाहर निकलते ही आनंद ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि इस सच के बाद क्या बदलेगा, माफी मिलेगी या सजा, क्लोजर आएगा या और सवाल। लेकिन उसे यह पता था कि अब वो भाग नहीं रहा है। रिया बाहर इंतजार कर रही थी। कैसा गया, उसने पूछा। आनंद ने कहा, भारी लेकिन जरूरी। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पछतावा है? आनंद ने सिर हिलाया। नहीं, अगर 2 मिनट की देरी ने यह सब सामने लाया तो वो देरी सही थी। शाम को आनंद गैराज लौटा। उसने शटर आधा खोला, जैसे जिंदगी को भी आधा आधा संभालना सीख गया हो। कबीर ने कहा, कल से मैं पूरा दिन आऊंगा। आनंद मुस्कुरा दिया। एक एक कदम, उसने कहा। यह सिर्फ रिकवरी की बात नहीं थी, जिंदगी की भी। आनंद समझ गया था कि सिस्टम के सामने खड़े होना आसान नहीं होता, लेकिन जब सच साथ खड़ा हो तो डर थोड़ा कम हो जाता है। जांच के बाद के दिन आनंद को सबसे लंबे लगे। कोई बड़ा फैसला तुरंत नहीं आया, कोई सुर्खी नहीं बनी, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। हॉस्पिटल से कभी कभी कॉल आता, कभी कोई ईमेल, औपचारिक ठंडे शब्दों में। आनंद समझ गया था कि सिस्टम शोर से नहीं, समय से चलता है। इस बीच जिंदगी अपनी गति से आगे बढ़ती रही, जैसे वो साबित करना चाहती थी कि सच सामने आ जाने के बाद भी रोजमर्रा रुकता नहीं। कबीर अब बिना व्हीलचेयर के थोड़ी देर चलने लगा था। गैराज में उसकी मौजूदगी लौट आई थी, धीमी लेकिन मजबूत। आनंद ने देखा कि ग्राहक अब कबीर से ज्यादा आनंद पर भरोसा करने लगे थे। ये भरोसा उसे अच्छा भी लगता था और डराता भी। क्या वो इस जगह का आदी हो जाएगा, या क्या ये बस एक पड़ाव है? वो इन सवालों को ज्यादा देर अपने भीतर टिकने नहीं देता था। एक दोपहर आनंद के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। ये वही जांच अधिकारी था। उसने बताया कि हॉस्पिटल पर नेग्लिजेंस का मामला ऑफिशियली दर्ज हो चुका था। कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया था, कुछ रिकॉर्ड्स पब्लिक इंक्वायरी के लिए भेजे गए थे। आनंद ने फोन रखते समय राहत महसूस नहीं की, बस एक ठहराव, जैसे किसी अधूरी कहानी का एक अध्याय पूरा हुआ हो। घर पर मां ने यह खबर सुनी तो चुपचाप बैठ गई। आनंद ने पहली बार देखा कि सच सामने आने के बाद भी अपराध बोध पूरी तरह नहीं जाता। उसने मां का हाथ पकड़ा। आपने गलत नहीं किया, उसने कहा। मां ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद, लेकिन मैंने सच पूछने की हिम्मत नहीं की। आनंद को समझ आया कि हर पीढ़ी अपने डर अपने बच्चों को दे जाती है, चुपचाप। रिया ने आनंद से पूछा, अब आगे क्या? आनंद ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि आगे का रास्ता अब बाहरी हालातों से नहीं, उसके अंदर के चुनावों से तय होगा। उसी शाम आनंद ने बस स्टॉप पर कुछ देर खड़े होकर 27A को जाते देखा। अब उसमें न पछतावा था, न कड़वाहट, बस एक स्वीकार। रात को कबीर ने कहा, अगर तुम कभी जाना चाहो। आनंद ने बात काट दी। मैं जाऊंगा, उसने कहा। कबीर चौंका। आनंद ने आगे कहा, लेकिन अभी नहीं, अभी यहां जरूरत है। कबीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पहली बार आनंद ने महसूस किया कि रुकना भी एक अस्थायी फैसला हो सकता है, और यही उसे हल्का बनाता है। आनंद समझ गया था कि नतीजे हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं। कुछ नतीजे हमें बदलते नहीं, हमें स्पष्ट कर देते हैं। कुछ फैसले अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे आकार लेते हैं। आनंद को यह समझ आने लगा था। अब वो गैराज में काम करते हुए भी आगे की सोचने लगा था, सिर्फ अगले दिन की नहीं, अगले साल की। कबीर की हालत बेहतर हो रही थी। वो अब पूरे दिन गैराज में रहता,
कभी कभी पुराने ग्राहकों से बहस भी करता, जैसे जिंदगी वापस अपनी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। आनंद ये देखकर खुश भी होता और थोड़ा खाली भी, जैसे जिस वजह से वो रुका था वो वजह अब खुद चलने लगी हो। एक शाम आनंद ने कबीर से कहा, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। कबीर ने चौंक कर पूछा, ये तो तुम रोज सीख ही रहे हो। आनंद मुस्कुराया, नहीं, फॉर्मली, बिजनेस, सिस्टम्स, प्लानिंग। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तो नौकरी? आनंद ने सिर हिलाया, शायद शायद कुछ अपना। ये कहते हुए आनंद को पहली बार डर नहीं लगा। उसे लगा कि अब वो किसी मजबूरी से नहीं, समझ से सोच रहा है। रिया ने आनंद को एक कोर्स के बारे में बताया, इवनिंग क्लासेस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। आनंद ने फॉर्म भरा। ये कोई बड़ा कदम नहीं था, लेकिन उसके लिए ये एक दिशा थी। वो दिन में गैराज संभालता और शाम को पढ़ने जाता। थकान बढ़ी, लेकिन शिकायत कम हो गई। उसे लगने लगा कि वो दो जिंदगियों को जोड़ नहीं रहा, बल्कि एक नई बना रहा है। एक दिन आनंद के पिता फिर आए। उन्होंने आनंद को पढ़ते देखा। अब क्या? उन्होंने पूछा। आनंद ने जवाब दिया, अब मैं भाग नहीं रहा। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो मैं भी निश्चिंत हूं। उस एक वाक्य में आनंद को वो समर्थन मिला जिसकी उसने कभी मांग नहीं की थी। कबीर ने आनंद से कहा, तुम बदल रहे हो। आनंद ने जवाब दिया, नहीं, साफ हो रहा हूं। कबीर हंस दिया, तुम हमेशा ऐसे ही भारी शब्द बोलते हो। आनंद भी हंस पड़ा। ये हंसी हल्की थी, कर्ज की नहीं, साझेदारी की। एक रात आनंद छत पर बैठा था। नीचे सड़क पर बसें आ जा रही थीं। उसने घड़ी देखी, 8:28। वो मुस्कुरा दिया। अब समय उसे डराता नहीं था। उसने सीख लिया था कि देरी हमेशा नुकसान नहीं होती, कभी कभी वो दिशा देती है। आनंद जानता था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसे यह भी पता था कि वो कहानी किधर जा रही है। आनंद को अब यह समझ आने लगा था कि जिंदगी किसी एक फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन फैसलों के बीच बनाए गए संतुलन से आकार लेती है। दिन में गैराज, शाम को क्लास और रात को कबीर के साथ छत पर बैठी खामोश बातें, यही उसका नया क्रम बन गया था। कभी कभी वो थककर सोचता कि क्या उसने खुद पर ज्यादा बोझ ले लिया है, लेकिन फिर किसी छोटे से पल में सब ठीक लगने लगता, जैसे कबीर का बिना सहारे सीढ़ियां उतर जाना या किसी ग्राहक का कह देना, काम ठीक किया है आनंद। एक शाम आनंद अपनी माँ के घर गया, बहुत दिनों बाद। माँ ने उसे वैसे ही देखा जैसे वो बचपन में देखा करती थी, ध्यान से, बिना टोके। चाय रखते हुए उसने कहा, अब तू अलग दिखता है। आनंद ने पूछा, अच्छा या बुरा? माँ हल्की मुस्कुराई। स्थिर। वो शब्द आनंद को भीतर तक छू गया। स्थिर। न भागता हुआ, न अटका हुआ। उसी रात माँ ने उसे एक पुराना लिफाफा दिया। ये पापा की अलमारी में था, उसने कहा। आनंद ने खोला। अंदर कुछ मेडिकल पर्चियां थीं, पुरानी, पीली पड़ चुकी। कबीर का नाम कहीं नहीं था, लेकिन तारीख वही थी। आनंद समझ गया कि उसके पिता ने भी कभी सवाल किए थे, जवाब नहीं मिले थे। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं था जो अधूरे सच के साथ बड़ा हुआ था। अगले दिन आनंद ने कबीर को वो लिफाफा दिखाया। कबीर ने कुछ देर देखा, फिर कहा, तो पापा ने भी कोशिश की थी। आनंद ने सिर हिलाया। शायद, उसने कहा, लेकिन सिस्टम ने सुनने का समय नहीं दिया। दोनों चुप रहे। उस चुप्पी में शिकायत कम थी, समझ ज्यादा। रिया ने आनंद से पूछा, अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या तुम फिर भी यहां होते? आनंद ने सोचा, शायद नहीं, उसने ईमानदारी से कहा। रिया ने कहा, तो फिर ये सब बेकार नहीं गया? आनंद मुस्कुराया। उसे पहली बार लगा कि अतीत का दर्द भविष्य के लिए बेकार नहीं होता, अगर उससे भागा न जाए। एक रविवार आनंद अकेला बस स्टॉप पर खड़ा था। वही जगह, वही बोर्ड, 27A। बस आई, रुकी, लोग चढ़े। आनंद नहीं चढ़ा। उसने महसूस किया कि अब उसे किसी एक बस से डर नहीं लगता। वो जानता था कि रास्ते कई होते हैं, कुछ चलते हुए, कुछ रुककर। आनंद ने संतुलन पा लिया था, अपने अतीत को स्वीकार करने का और भविष्य को खुला रखने का। अब बस एक आखिरी सवाल बाकी था कि क्या वो इस संतुलन को थाम पाएगा जब जिंदगी फिर उसे परखे। जिंदगी ने आनंद को चैन देना सीख लिया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे वो देख रही हो कि वो अब कितना संभल चुका है। कबीर का गैराज अब फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। ग्राहक लौट आए थे, आवाजें बढ़ गई थीं और आनंद को महसूस होने लगा था कि उसकी मौजूदगी अब जरूरी नहीं, बल्कि सहायक भर रह गई है। ये एहसास अच्छा भी था और थोड़ा कड़वा भी, जैसे कोई अपना चलना सीख ले और आपको पीछे छोड़ दे। एक शाम कबीर ने आनंद से कहा, अब तुम जा सकते हो। आनंद चौंका। कहाँ? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम रुके थे। आनंद समझ गया, ये सिर्फ जगह की बात नहीं थी, ये आजादी की बात थी। मैं ठीक हूं, उसने कहा, और अगर मैं नहीं भी रहूं तो भी अब मैं अकेला नहीं हूं। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि रुकना और छोड़ना दोनों ही प्यार के तरीके हो सकते हैं। उसी हफ्ते आनंद को एक मेल आया, वही कंपनी नहीं, कोई और। उसके कोर्स के एक प्रोफेसर ने उसका नाम रिकमेंड किया था। पार्ट टाइम रोल, फ्लेक्सिबल आवर्स। आनंद ने मेल पढ़कर लैपटॉप बंद कर दिया। वो भागना नहीं चाहता था, लेकिन ठहरना भी नहीं। उसने कबीर से बात की, माँ से बात की और खुद से सबसे ज्यादा।
पहली बार उसने कोई फैसला डर से नहीं, संतुलन से लिया। आनंद ने हाँ कह दी। उस दिन आनंद ने गैराज की चाबी कबीर को लौटा दी, पूरी तरह। कबीर ने चाबी ली और कहा, मैं वापस आ सकता हूँ। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है। ये भरोसा ही काफी था। आनंद ने अपने पुराने कमरे में सामान रखा, वही किताबें, वही बैग, लेकिन अब वो इंसान वही नहीं था। पहले दिन ऑफिस जाते वक्त आनंद बस स्टॉप पर रुका। घड़ी देखी, 8:30। 27 AI रुकी। आनंद ने चढ़ते हुए एक पल के लिए पीछे देखा। उसे कोई कसक नहीं हुई, बस एक आभार था उन 2 मिनटों के लिए जिन्होंने उसे रोक दिया था। आनंद समझ गया था कि जिंदगी कभी हमें वहीं लौटा देती है जहां से हम चले थे, लेकिन हम लौटते वही नहीं जहां से निकले थे, और यही लौटना असली बदलाव होता है। ऑफिस की नई इमारत आनंद को पहली नजर में बड़ी लगी, लेकिन डरावनी नहीं। शायद इसलिए कि अब वो खुद को छोटा महसूस नहीं करता था। काम अलग था, लोग नए थे, लेकिन आनंद के भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो जानता हो कि अगर ये रास्ता भी बदल गया तो वो खुद नहीं खोएगा। वो रोज सुबह उसी बस स्टॉप पर आता, घड़ी देखता और 27A में बैठ जाता। अब ये आदत नहीं, एक याद बन चुकी थी। कबीर कभी कभी फोन करता, आज एक मुश्किल इंजन आया, या आज ग्राहक ने तारीफ की। आनंद सुनता और मुस्कुराता। दोनों की बातचीत अब दर्द या एहसान की नहीं थी, बस हिस्सेदारी की थी। रिया ने एक दिन आनंद से कहा, तुम दोनों अब अलग अलग जिंदगियां जी रहे हो, लेकिन अलग नहीं हो। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते दूरी से नहीं, चुप्पी से टूटते हैं, और उन्होंने चुप्पी को कभी जगह नहीं दी। एक शाम आनंद देर से निकला, ट्रैफिक ज्यादा था। बस स्टॉप पहुंचा तो घड़ी में 8:28 बज रहे थे। वही समय, वही हवा, वही आवाजें। आनंद ने सोचा, अगर आज वो बस न पकड़े तो क्या कुछ बदलेगा। तभी उसके पास एक लड़का आया, घबराया हुआ। भैया, सिटी हॉस्पिटल जाना है, अर्जेंट है, क्या यही बस जाएगी? आनंद ठिठक गया। इतिहास जैसे उसके सामने खड़ा था। आनंद ने घड़ी देखी, बस आने में 2 मिनट थे। वो उस लड़के को देखता रहा, वही डर, वही जल्दबाजी। आनंद ने एक पल सोचा, फिर कहा, हाँ यही जाएगी, लेकिन अगर जल्दी है तो ऑटो ज्यादा सही रहेगा, सामने से मिल जाएगा। लड़के ने राहत की सांस ली और दौड़ पड़ा। आनंद वही खड़ा रहा। बस आई, रुकी। आनंद चढ़ गया। सीट पर बैठते हुए उसे एहसास हुआ कि जिंदगी ने उसे वही पल दोबारा दिया था, लेकिन इस बार परीक्षा नहीं, समझ थी। अब उसे साबित करने के लिए कुछ नहीं था। उसने मदद की, लेकिन खुद को खोए बिना। उसने सीखा था कि हर कहानी को दोहराना जरूरी नहीं, कुछ से बस सीख लेना काफी होता है। बस चल पड़ी। खिड़की से शहर पीछे छूटने लगा। आनंद ने आंखें बंद की। उसे माँ की आवाज, कबीर की हंसी, गैरेज की गंध और अस्पताल की सफेद रोशनी सब एक साथ याद आए। ये सब उसकी जिंदगी के हिस्से थे, बोझ नहीं। आनंद समझ गया कि 2 मिनट कभी भी सिर्फ समय नहीं होते। कभी कभी वे हमें रोकते हैं, कभी मोड़ते हैं, और कभी ये सिखा देते हैं कि अब हमें कहाँ नहीं रुकना है। अब बस एक आखिरी अध्याय बाकी था, जहाँ कहानी पूरी नहीं होगी, बस पूरी तरह समझ में आ जाएगी। बस अपनी तय रफ्तार से चल रही थी। आनंद खिड़की के पास बैठा शहर को पीछे जाते देख रहा था। दुकानें, मोड़, चेहरे सब वैसे ही, लेकिन अब वे उसे खींचते नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शोर से नहीं, समझ से आता है। वो उस दिन को याद करने लगा जब सिर्फ 2 मिनट की देरी ने उसे उस बेंच पर बैठा दिया था, थका हुआ, नाराज और खोया हुआ। अगर कोई उससे तब कह देता कि वही देरी उसे भाई देगी, पहचान देगी और दिशा देगी, तो वो शायद हंस देता। ऑफिस पहुंचकर आनंद ने अपना काम किया, ध्यान से, लेकिन बिना बेचैनी के। शाम को उसने समय पर लॉग आउट किया। अब वो देर से निकलकर खुद को साबित नहीं करता था। घर लौटते वक्त उसने कबीर को कॉल किया। कैसा रहा दिन? उसने पूछा। दूसरी तरफ कबीर की आवाज आई, थोड़ी थकी लेकिन संतुष्ट। अच्छा, गैरेज चल रहा है। आनंद मुस्कुराया, यही काफी था। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, आज बस समय पर मिली? आनंद ने कहा, हाँ। माँ ने बिना कुछ कहे खाना परोस दिया। उस खामोशी में कोई अधूरापन नहीं था। बाद में आनंद छत पर गया। वही आसमान, वही हवा। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है कि हम जिंदगी को आगे भागते हुए ढूंढते हैं, जबकि वो अक्सर हमें रोक कर मिलती है। आनंद ने महसूस किया कि अब वो अपने अतीत से नाराज नहीं है, न उस बस से, न उस देरी से, न उस सिस्टम से जिसने गलती की। सब कुछ उसकी कहानी का हिस्सा था, बिना किसी अध्याय को काटे। उसने ये भी समझ लिया था कि हर इंसान को ऐसा मोड़ नहीं मिलता, और हर मोड़ इतना साफ नहीं होता, लेकिन जब मिलता है तो उसे पहचानना पड़ता है। उसने घड़ी देखी, 8:30, ठीक वही समय। आनंद हल्का सा मुस्कुराया। अब ये समय उसे डराता नहीं था, चुनौती नहीं देता था। ये बस एक याद था कि जिंदगी कभी भी दिशा बदल सकती है अगर हम रुककर देखने की हिम्मत करें। आनंद जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, शायद फिर कोई फैसला, फिर कोई देरी, लेकिन अब उसके पास एक चीज थी जो पहले नहीं थी, खुद पर भरोसा। वो जहां भी जाएगा, जो भी चुनेगा, वो भागकर नहीं चुनेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं होती,
लेकिन ये कहानी यहीं पूरी होती है जहां आनंद समझ चुका है कि 2 मिनट की देरी ने उसकी जिंदगी छीनी नहीं थी, उसे उसकी जिंदगी लौटा दी थी।